डन, ठीक है। ओके बेटा, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीरीज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। रेसिस्टेंस को दो अलग अलग तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों की कुछ, सीरीज की कुछ डिसएडवांटेजेस है, पैरेलल की कुछ एडवांटेजेस हैं। घर के अंदर जितने भी अप्लायंस आपके लगाए जाते हैं सारे के सारे किस में होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में होते हैं बेटा। घर के अंदर सारे अप्लायंस पैरेलल में होते हैं। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि पंखा ऑन करो उसके साथ टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी सब ऑन हो जाए, या टीवी को बंद करो लाइट वाइट और फ्रिज सब बंद हो जाए? ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके घर के अंदर सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीरीज़ में लगती हैं, बाकी सब पैरेलल में होता है। सीरीज़ में आपके घर में लगते हैं फ्यूज़। जो फ्यूज़ होता है वो मेन लाइन के साथ सीरीज़ में होता है। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, मीटर जो होता है, वो भी आपका सीरीज़ में होता है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बची जाती हैं सारी की सारी पैरेलल में लगती हैं। पैरेलल में लगती हैं क्यों? क्योंकि सीरीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है बेटा? देखो, ध्यान से, दो सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना दोनों के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक सर्किट के अंदर सारी चीज़ें सीरीज में लगा देते हैं, दूसरे के अंदर सारी की सारी पैरेलल में लगा देते हैं। लेट सपोज एक सर्किट है जिसके अंदर यहाँ तुमने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, यहाँ एक लगा दिया फैन, एक लगा दिया तुमने टीवी और एक लगा दिया तुमने एसी, ठीक है भाई। दोनों को तुमने मीटर के साथ मेन सप्लाई के साथ ज्वाइन कर दिया। ये मेन वोल्टेज सोर्स है जो बाहर से बिजली आपकी आ रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सबको पैरेलल में लगा दो तुम, बल्ब, उसके बाद एक फैन और एक तुमने लगा दिया टीवी और एक तुम लगा दो एसी और सबको लगा दिया तुमने बैटरी के साथ। कोई दिक्कत भाई? अब सबके अलग अलग बटन भी लगाने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे इसका स्विच तुमने यहाँ लगा दिया, इसका यहाँ लगा दिया, इसका इसके साथ लगा दिया, इसका तुमने यहाँ लगा दिया, ऐसे इनमें लगा दो भाई। एक एक सबके स्विच अलग अलग लगा दिया तुमने। अब एक चीज़ देखो, सीरीज में तुमने सर्किट ज्वाइन कर दिया, अगर एक भी स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से स्विच को अगर ऑफ कर दिया, बल्ब के स्विच को भी ऑफ कर दिया, तो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया ना। तो किया तो बल्ब को बंद था आपने, पर उसके साथ साथ सारी चीज़ें बंद हो गई, करंट कैसे भी नहीं फ्लो करेगा। बट यहाँ मान लो आपने बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया, तो यहाँ से तो करंट नहीं जाएगा, बट ये जो ये करंट यहाँ से निकला था वो इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। मतलब का फैन भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, एसी भी चलेगा। बल्ब को बंद किया तो सिर्फ बल्ब ही बंद होगा। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहली डिसएडवांटेज जो सीरीज कॉम्बिनेशन की वो ये है कि सभी अप्लायंस को अलग अलग ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। एक को भी ऑफ करेंगे सारे ऑफ हो जाएंगे। और यही पैरेलल की एडवांटेज है कि सभी के सभी अप्लायंस को सेपरेटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है भाई, तुमने सबको ऑन तो कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्ब फ्यूज हो गया। जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, उसका फिलामेंट जल गया है, तो इसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, सब कुछ ही बंद हो जाएगा। घर में बल्ब फ्यूज हुआ था, बट एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज सब चलना बंद हो गया। यहाँ पे कर दो बल्ब को फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब ही बंद होगा, फैन चलने से नहीं रुकेगा, ना एसी चलने से रुकेगा। तो इवन इफ अ सिंगल डिवाइस गेट डैमेज, ऑल अदर डिवाइसेज विल स्टॉप वर्किंग। Even if a single device get damaged, all other devices keeps working normally. आ गई बात समझ? उसके बाद जब कभी भी हम रेसिस्टेंस, किसी भी डिवाइस को, किसी भी रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, एक एग्जांपल देखना बेटा। लेट्स सपोज R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है, तीन रेसिस्टेंस है। अगर तीनों को सीरीज में लगाया तो सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ओम। अगर इन तीनों को पैरेलल में लगाते हैं तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1/R। एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा। 1/R इक्वल्स टू 6 प्लस 3 प्लस 2/6, दैट इज 11/6। सो R इक्वल्स टू 6/11 ओम। ध्यान से देखो, सीरीज में जब लगाया है 6 ओम आया है, जो इन तीनों में सबसे बड़ा था उससे भी ज़्यादा वैल्यू मिली है आपको। तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। पैरेलल में देखो, कंबाइन करने के बाद जो आपको मिला 6/11 मिला, इसकी वैल्यू 1 से भी कम है। तीनों में जो सबसे छोटा था उससे भी कम वैल्यू मिलेगी। तो जब कभी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं
कितने भी रेसिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगाओगे तो टोटल रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। उनमें सबसे बड़ा था उससे भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपको। बट अगर आपने रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया है तो जितने भी पैरेलल में लगाए हैं आपने, उन सब में जो इसका रेसिस्टेंस सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा, उससे भी कम वैल्यू मिलेगी। आगे बात समझ में? तो सीरीज में सारे अप्लायंस लगा दिए, जितने भी घर के अंदर आपके अप्लायंस होते हैं, चाहे टीवी है, कूलर, फ्रिज है, एसी है, सबका अपना रेसिस्टेंस होता है कुछ। अब सबको सीरीज में लगाओगे, सबका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस बढ़ गया, V इक्वल्स टू IR, रेसिस्टेंस बढ़ गया तो करंट बहुत कम फ्लो करेगा, बहुत धीमा धीमा करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण कोई भी अप्लायंस प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। दूसरी बात, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है बेटा, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। घर में वोल्टेज आई 220 वोल्ट, ठीक है, आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं 220 पे चलते हैं। यहाँ 220 अप्लाई की, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसको भी 220 मिल गई, इसको भी 220 मिल गई, इसको भी 220 मिल गई, सब आराम से चलेंगे। बट सीरीज में 220 अप्लाई कर दिया तो 220 सब में बराबर डिवाइड होगी। मान लो इसको 50 वोल्ट मिल गया, इसको ही 50 मिल गया, इसको ही 50 मिल गया, बचा हुआ इसको मिल गया भाई 70 वोल्ट, पर ये चलते 220 पे हैं, क्या 50 पे चलेंगे? ये एक भी नहीं चल पाएगा। आगे बात समझ में? सो जो कोई भी डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन की है वही सारी एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसलिए आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंस लगाए जाते हैं सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट, पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर। पावर क्या होती है बेटा? प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ना पावर। इन जनरल पावर क्या होती है? हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी फास्टली वर्क कर सकता है। अब एसी है, ठंडा करना उसका काम है, कितनी फास्टली कूल कर सकता है। हीटर है, गर्म करने का काम है, कितनी फास्टली गर्म कर सकता है। कुकर है, कितनी फास्टली कुक कर सकता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाउ फास्टली अ डिवाइस कैन डू वर्क, और हाउ फास्टली अ डिवाइस कैन कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी डिवाइस जब चलता है तो बिजली जो आ रही है तो उसको कंज्यूम करता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा। सो बेसिकली पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम। और हम जानते हैं बेटा, हमने जब पोटेंशियल को डिफाइन किया था हमने कहा था पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही कहा था बेटा हमने। सो हम कह सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। इसकी वैल्यू यहाँ रखो, पावर इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई में पोटेंशियल डिवाइड बाय टाइम। पावर इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम मल्टीप्लाई में पोटेंशियल। व्हाट इज द चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम? चार्ज डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? करंट। इट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो P इक्वल्स टू I इंटू V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर। इसी के अंदर ओम्स लॉ का यूज करके इसकी 2-3 फॉर्म और निकाल सकते हैं। एज वी नो V इक्वल्स टू IR, इसकी वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करोगे P इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई में IR, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अगर वोल्टेज करंट दिया गया हो तो ये यूज़ कर लेंगे, करंट रेसिस्टेंस दिया गया हो तो ये यूज़ कर लेंगे। इवन इसी के अंदर मैं करंट की वैल्यू पुट करता, हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR, सो दैट मीन्स I इक्वल्स टू V बाय R। सो P इक्वल्स टू V बाय R मल्टीप्लाई में V, सो दैट इज पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। अगर वोल्टेज रेसिस्टेंस दिया गया हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर? SI यूनिट क्या होती है पावर की? SI यूनिट ऑफ पावर, इट्स वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। जब हम बात करते हैं हायर यूनिट्स की, बड़ी यूनिट्स, वहाँ पे हमारी होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर HP से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होती है? 746। आपके घर के अंदर जो मोटर्स होती हैं, मोटर है घर पे, पानी वाली या फिर चक्की वाली, उनके अंदर जो उसकी पावर होती है वो हॉर्स पावर में होती है। कितने हॉर्स पावर की मोटर है? 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, उससे आप पता लगा सकते हो कि कितनी पावर वो कंज्यूम करती है। क्लियर है सबको? हीटिंग इफेक्ट, एनर्जी से पहले एक टॉपिक और था, एनर्जी।
किसी भी डिवाइस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि कितनी एनर्जी किसी डिवाइस ने कंज्यूम की है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द डिवाइस। डिवाइस ने टोटल कितना वर्क डन किया है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। निकालेंगे कैसे? एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई में टाइम। जो डिवाइस की पावर रेटिंग है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। सो एनर्जी इक्वल्स टू पावर के तीन फॉर्म हमारे पास, तीनों वैल्यू रख सकते हैं। ये वाली रखी तो आई वी मल्टीप्लाई में टी, अगर ये वाली रखी तो आई स्क्वायर आर टी, वो वाली रखी तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। एनी प्रॉब्लम इन दैट बेटा जी? यूनिट की बात करोगे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जूल। ठीक है भाई, कुछ जगह कैलोरी भी यूज कर लेते हैं। अदर यूनिट, अदर यूनिट इज कैलोरी, CAL से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा जी। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.136 जूल। कमर्शियल यूनिट भी होती है बेटा एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इट इज? किलो वोट आर। क्या होती है? किलो वोट आर। किलो वोट, वोट देख के पावर मत समझ लेना भाई। किलो वोट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलो वोट आर कितनी एनर्जी होती है बेटा? 1 किलो वोट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। 1 किलो वोट आर इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। क्लियर है बात? इसके बाद हमारा आता कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। घर में बिजली का बिल आता है बेटा, कैसे डिसाइड होता है कितने रुपए देने हैं? ये अपनी मर्जी से कुछ भी दे देते हो तुम लोग, यूनिट के हिसाब से। वो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट, 1 यूनिट जो लिखा होता है बिजली के अंदर कितनी यूनिट कंज्यूम की है, दैट इज 1 किलो वोट आर ऑफ एनर्जी। जब आपके घर के अंदर 1 किलो वोट आर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तो वो 1 यूनिट काउंट करता है। तो बेसिकली आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है वो आपके घर में कंज्यूम होने वाली एनर्जी को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? कंज्यूम होने वाली एनर्जी। घर में बहुत सारे अप्लायंस लगे हैं, कैसे पता लगाओ कौन सा अप्लायंस कितनी ज़्यादा बिजली खा रहा है? पता लगा सकते हो? एसी टंगा हुआ ऊपर देखो एक बार, इसके ऊपर कहीं कुछ वैल्यू लिख के एम्पियर लिखा हुआ होगा या पावर लिखी हुई है, देखो कितनी पावर लिखी हुई है वॉट के अंदर। तो स्लिप लगी हुई, स्लिप के ऊपर देखो कहीं पावर लिख रखी हो, करंट दे रखा हो, देख के बताओ एक बार। इसको पॉज कर सकते हो बेटा? तुम पॉज करो एक बार, मैं देख के आता हूँ। तो जो एसी है बेटा आपका, उसके ऊपर पावर लिखी हुई है 4800 वॉट। कितनी वोल्टेज में चलाते हो? V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ठीक है बेटा, एनर्जी निकाल सकते हो। कितने दिन यूज करते हो, कितने घंटे यूज करते हो? मान लो भाई तुम दिन में कितने घंटे एसी चलाते हो? 24 घंटे। 24 चलाते हो? 20 मान लो, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 20 घंटे चलाते हो, महीने में 30 दिन चलाते हो, है ना? तो कितना हो गया भाई ये? 600 घंटे तुम बिजली यूज करोगे। अब आ जाती है भाई एनर्जी का मामला। एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर कितनी है भाई? 4800। 600 घंटे यूज किया है तो ये वॉट की यूनिट इसकी थी आर, ये वोट आर हो गया। पावर की वोट आ गई, टाइम का आर आ गया। दैट विल बी इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई में 6 कितना होता है? 288 और पीछे आ गई 4 जीरो। वोट आर 1000 से डिवाइड करो तो किलो वोट आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 288 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1000 किलो वोट आर। कितना बचा? 2880 किलो वोट आर।
मतलब कितनी यूनिट कंज्यूम करोगे? 2280 यूनिट कंज्यूम करेगा ये एसी एक महीने में। तो भाई कितने रुपए की रीडिंग का कॉस्ट चल रहा है? 7 रुपए के हिसाब से 2880 रुपए। कितना हो गया बताओ भाई? अरे करो मल्टीप्लाई डिवाइड 2000 के आसपास। 7 2 680 20,160 रुपए हो गए भाई। कितना में है? एसी को डेली 20 घंटे, इस एसी को डेली 20 घंटे चलाओगे अगर एक महीने तक। इसकी टेंशन तुम्हारे घर वाले नहीं लेते होंगे ना। और जो बल्ब चल रहा होता है, एक एलईडी जल रही होती है ना, कमरे से बाहर निकलते हुए बंद क्यों नहीं करती है इसको? बिल बढ़ रहा है। उस बल्ब की पावर कितनी होती है बेटा? 9 वॉट। 24 घंटे चलाओ मान लिया, टाइम 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, ठीक है, 270 आवर्स। कोई दिक्कत? इतना ही होगा ना, ठीक है। एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई में टाइम, सो 9 मल्टीप्लाई में 720 कितना हुआ भाई? 6480 वोट आर। 1000 से डिवाइड करोगे 6.48 किलो वोट आर, रफली 6.5 यूनिट लगी पूरे महीने में। कॉस्ट कितनी हो गई भाई? 7 मान लो, चलो 7 गुना 7 49 रुपए के ऊपर तुम रो रहे हो। बल्ब बंद करो, बल्ब बंद करो। इसकी टेंशन किसी को नहीं है ना? तो बेटा जो एलईडी तुम्हारे कमरे में जल रही है ना, 24 घंटे भी चलाओगे ना उसको, जब भी महीने में एक एलईडी से 50 रुपए का बिल देगी। उसकी टेंशन ना लो। जो हीटर एसी चलाते हो ना, इंडक्शन चलाते हो, अवन चलाते हो, मेन बिल वो बनाते हैं। पंखा भी ज्यादा नहीं है आजकल, जो इंडक्शन फैन आते हैं हार्डली 50 वोट उनकी पावर होती है। इसकी भी मुश्किल से 100 वोट होगी इसकी। सिंपल जो पुराने फोन फैन होते थे 100 वोट है मान लो, कुछ नहीं भाई 200 रुपये की रीडिंग आ जाएगी। वहाँ ध्यान दो जरा सा। तो घर में कोई भी अप्लायंस तुम्हें पता हो कि भाई इसकी पावर कितनी है, पता लगा सकते हैं। हीटर, घर में पानी कैसे गर्म करते हो? गीजर कितने पावर का पता है? 3 किलो वोट से कम कुछ नहीं होता गीजर में। 1055 का है ना, तो 1 वोट का हो गया। गैस वाला बता दिया ना, उसकी पावर देखियो, इलेक्ट्रिक पावर देखियो। अगर वो मान लो 2000 का है तो 2 किलो वोट। 1 घंटा चलाने का मतलब ये होगा 1 घंटे के अंदर वो 2 रीडिंग निकालेगा। अगर 2 किलो वोट आ रहा है तो बिना गैस का कौन सा होता है भाई? इलेक्ट्रिक वाले की बता रहा हूँ मैं, सिलेंडर वाले में थोड़ी तुम गैस बिजली लगाओगे। सिलेंडर वाले में कौन सी बिजली का बिल भरना है बेटा? इलेक्ट्रिक वाली की बात चल रही है। स्पीकर तुमने याद नहीं दिलाया बेटा, माइक तो नीचे पड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग तो नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब कभी भी बेटा किसी भी डिवाइस से करंट फ्लो करता है तो वो डिवाइस गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है बेटा? कोई आइडिया गर्म क्यों होता है? रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा तो गर्म नहीं होगा, वो तब भी गर्म होगा बेटा। बात ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा, जब भी किसी भी डिवाइस के अंदर या वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करते हैं। एक तो भाई देखो सीधा सी बात है, ग्राउंड खाली पड़ा है, ये 10-15 लोग हैं और तुम्हें ग्राउंड के एक कोने से भगाओ और दूसरे कोने पे जाना हो, बचा के निकल जाओगे भागते हुए। बट ग्राउंड पूरा भरा है बच्चों से और तुम भागते हुए जाओ, भाग ही नहीं सकते, हर दूसरे बच्चे से टकराओगे। जितना ज़्यादा टकराओगे उतना ही एनर्जी का लॉस करोगे।
इसी तरीके से जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा फास्ट, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से मूव करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो एटम से टकराएंगे, जितना ज़्यादा वो एटम से टकराएंगे उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी अपनी लॉस करनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वहाँ से पकड़ पकड़ मैं दीवार पे मारूँ, सर ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, भागने की कोशिश करता है, एटम से टकराता है, टकराने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो कंडक्टर पूरा गर्म हो जाता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें ये कहता है, क्या कहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, दैट हीट प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे हीट उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। नंबर 2, हीट फ्लोइंग इन द कंडक्टर प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे वो कंडक्टर उतना ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कितनी देर तक करंट फ्लो कराया है। एक एलिमेंट के 2 मिनट के लिए ऑन करके बंद कर दो, 1-2 घंटे तक चलता रहे, तो भाई जितनी ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट द हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है, सो हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर इंटू टी। यूनिट की जब बात करेंगे तो यूनिट वही रहेंगी जूल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और बताओ क्या बचा है? इस चैप्टर के अंदर 3 डिवाइस पढ़े थे हमने। स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन किया था, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहली बात, एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट। किस लिए यूज होता है? करंट को मेजर करने के लिए। कई बार पूछ लेते हैं कि आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? 0। एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? 0। सबसे अच्छा होगा उसका 0 होगा, बट जनरली किसी का 0 होता नहीं है, तो हम ये लिखते हैं मिनिमम होना चाहिए। द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी मिनिमम। अब बात ये पूछते हैं कि भाई एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, इसीलिए एमीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाएगा? सीरीज के अंदर। क्लियर है बात सबको? और इसीलिए उसका रेसिस्टेंस कम रखा जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर क्या करता है बेटा? इट मेजर्स द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है? बहुत हाई होता है। जो सबसे अच्छा होगा उसका इनफाइनाइट भी मान सकते हो। सो द रेसिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। वोल्टमीटर को सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं बेटा? पैरेलल में। क्यों? बिकॉज वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहेगा। जब गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना होता है। वो बता नहीं सकता कितना करंट फ्लो कर रहा है, बस ये बता दिया करंट है या नहीं। तो फिर एमीटर ले लो, वो मेजर भी कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। एमीटर एक सफिशिएंट करंट को ही मेजर कर सकता है। अगर बहुत कम करंट फ्लो कर रहा होगा तो एमीटर कभी भी मेजर नहीं कर सकता। गैल्वेनोमीटर की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा कि है करंट। कितना ये नहीं बताएगा, बता देगा। छोटे से छोटे करंट को भी क्या कर सकता है? डिटेक्ट। जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होता है वो एमीटर से भी कम होता है। उन्होंने कहा ना एमीटर का बहुत कम होता है, गैल्वेनोमीटर का तो उससे भी कम होता है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। हमारी बॉडी के अंदर करंट फ्लो करता है बेटा? कहाँ सबसे ज्यादा फ्लो करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पड़ा है ना? हमारी बॉडी में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, हाँ या ना? होता है। हमारी बॉडी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मेनली 2 पार्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, एक हार्ट और एक ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये 2 प्लेस वो हैं जहाँ पे करंट का फ्लो सबसे मैक्सिमम है। अब बॉडी में करंट कहाँ से आ गया? ब्रेन वो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन जाएगी ब्रेन से जाएगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास जाएगी। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में, सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जनरेट होती है, ट्रांसफर होती है। तो करंट फ्लो करता है बेटा नर्व्स के अंदर, और वो करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा, करंट सबसे ज़्यादा ब्रेन में फ्लो करेगा। हाथ से भी इंस्ट्रक्शन ब्रेन में जानी है, पैर से भी ब्रेन में जानी है, इस हाथ से ब्रेन में जानी है, तो ब्रेन में करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा। इसलिए ब्रेन के पास मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है।
दूसरा हमारा होता है हार्ट में। हार्ट में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर मिनरल्स होते हैं बेटा, वो मिनरल्स सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी आर्टरीज और वीन्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, वहाँ वहाँ ब्लड के साथ आयंस फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब सबसे ज़्यादा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हार्ट से होता है, इसलिए हार्ट के आसपास करंट का फ्लो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हार्ट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इंपल्स की फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो लगभग नियरली 10⁻⁻6 एम्पियर करंट फ्लो करता है। कितना करंट फ्लो करता है हमारे नर्वस सिस्टम में? 10⁻⁻6। लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म के दौरान, बिजली गिरती है, कितना करंट फ्लो करता है? नियरली 10⁻⁴ एम्पियर। इस बात का अंदाजा ऐसे पता नहीं लगेगा कितना ज़्यादा है। जो तुम्हारा सिंपल फैन या जो बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह है, इसको चलाने के लिए पता कितना करंट चाहिए होता है? कितना? 1 एम्पियर। जिस करंट के झटके से तुम उछलते हो, गलती से लग जाने से, वो 1 एम्पियर होता है। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने वाला कोई डिवाइस अगर होगा तो या तो एसी होगा या इलेक्ट्रिक गीज़र होगा। एसी लगभग 3 से 5 एम्पियर करंट लेता है, तो 10⁻⁴ तुम समझ सकते हो 10,000 एम्पियर है ये। तुम्हारी कल्पनाओं से परे की बात है ये। 1 सेकंड काफ़ी है, 1 सेकंड काफ़ी है ब्लास्ट करने के लिए। इतने करंट से आदमी मरेगा नहीं बेटा, फटेगा। तुमने कभी देखा हो किसी पेड़ के ऊपर बिजली गिर जाए? घर के ऊपर उड़ जाएगा, हो जाएगा। कभी पेड़ के ऊपर तुमने गिरते हुए बिजली का अगर कोई वीडियो देखा हो तो पेड़ ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। क्यों फटता है बेटा? इतना करंट फ्लो होने के लिए उसको रास्ता चाहिए। अगर एक मेटल की रोड मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आर पार निकल जाएगा। वो इतना ज़्यादा करंट है बेटा, ये एयर को आयोनाइज करके फ्लो करता है। आसमान से जो नीचे आता है एयर को भी पिघला देता है। अब वो तुम्हारी बॉडी में जब करंट 1 एम्पियर फ्लो करता है, तुम उछल के पड़ते हो। वो 10,000 जब फ्लो करेगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगी? तुम फट जाओगे। फिर ढूंढेंगे ये आँख थी, ये पैर थे, ये हाथ थे। रेलवे लाइन में से इसमें थोड़ा कम होता है, बट रेलवे लाइन पे अगर तुमने टच कर दिया है तो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? वो झटका मार के तुम्हें ख़त्म करके फेंक देती है। 1 सेकंड तो बहुत होती है रेलवे लाइन के करंट के लिए। बेटा सन, बेटा देख सन, तू लटक जा उस वायर पे, तू नहीं मरेगा। कर दे उसको वैसे बंद, उस पर लटक जा, तू नहीं मरेगा।